डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति, हेल्थ वर्कर्स को 5 साल बाद आपसी सहमति से ट्रांसफर जैसे कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के संरक्षण में हो रहा है जमीनों का अतिक्रमण। गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध मामले पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दिया बयान, कहा हम अध्ययन कर रहे हैं, जल्द फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में जल्द फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 1 फरवरी को दिखेगा असर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने दी। कैबिनेट के निर्णय है जिसमें पहला है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए स्थानांतरण की सुविधा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे आपसी सहमति से जिलों में स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। दूसरा है राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था। राजस्व विभाग में आपसी समझौते से भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू की गई है जिससे भूमि अर्जन की प्रक्रिया आसान रहेगी। तीसरा है जनजातियों कल्याण विभाग में पदों का सृजन। जनजातियों कल्याण विभाग में पदों के सृजन को अनुमति दी गई है और पूर्व की नियमावली में संशोधन किया गया है। चौथा है भूजल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए नियमावली। भूजल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए नियमावली बनाई गई है और व्यावसायिक उपयोग की दरें निर्धारित की गई हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपए होगी। पांचवा है जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को अनुमति। जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है जिससे विश्वविद्यालय को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। छठवां है चित्तियालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टी का हस्तांतरण। चित्तियालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा जिससे इन हवाई पट्टियों का उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। सातवां है ऊधम सिंह नगर की पराग फर्म की भूमि का उपयोग। ऊधम सिंह नगर की पराग फर्म की भूमि को सिडगुल को दी गई थी और अब सिडगुल अपनी जमीन को सब लीज कर ले सकेगा। आठवां है ग्रीन हाइड्रोजन के तहत नीति को मंजूरी। ग्रीन हाइड्रोजन के तहत नीति को मंजूरी दी गई है और सब्सिडी पर कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उससे और क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं? देखिए, मैं बात करूं तो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में चाहे स्वास्थ्य की बात करें चाहे अन्य चीजों की बात करें, लगातार सरकार ध्यान देती है प्रदेश में। और कल जो है 8 प्रस्तावों पे मोहर लगी है और 8 प्रस्ताव में एक राजस्व विभाग को लेकर है और क्या स्वास्थ्य को लेकर है। इस तरीके से 8 प्रस्ताव पे मोहर लगी और आने वाले समय में जो है काम आएगा ये जो प्रस्ताव है और आने वाले समय में बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इसको लेकर जिस तरीके से लगातार धामी सरकार फैसले ले रही है प्रदेश हित में, तो बहुत कारगर साबित होंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अजित पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में श्रेय स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों, सहयोगियों, समर्थकों को यह असह्य दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड की कैबिनेट ने भी विमान दुर्घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। महाराष्ट्र के
पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि जमीनों का अतिक्रमण सरकारी संरक्षण और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। कई जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन उनकी अनुमति विधिवत तरीके से ली नहीं गई है। इस समय भाजपा के अंदर जिनके पास सत्ता और पैसा है, वो अपनी धौंस से नियम कानूनों को घूंटे पर बांध रख रहे हैं। जमीन का में जो अतिक्रमण है सरकारी संरक्षण में हो रहा है और ऊंचे लोगों की देखरेख में हो रहा है। अभी देहरादून के अंदर ही कई जगह जहां बहुत बड़े बड़े ऊंचे माले बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं और जब उनकी परमिशन भी विधिवत तरीके से ली नहीं गई है, बिना परमिशन के बने हुए। तो ये इस समय तो भाजपा के अंदर जिनके पास सत्ता है और पैसा है, वो अपने धौंस से नियम कानूनों को सब अपने घर पर खूंटे पर बांधे रख रहे हैं। बाकी कोई नियम कानून से व्यवस्था नहीं चल रही है। चुनावी साल में उत्तराखंड राज्य के भीतर स्थित तमाम मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध करने की मांग तेजी से उठने लगी है। जहां हरिद्वार में हर की पौड़ी में बैनर लगाकर विरोध होने लगा, वहीं अब बद्री केदार मंदिर समिति ने आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने की तैयारी की है। दूसरी तरफ प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं और जल्द इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ऐसी व्यवस्था है कि अन्य समुदाय के लोग उनके धार्मिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तर्ज पर राज्य में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर दोहरेपन का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में बीजेपी सरकार ज्वलंत मुद्दों पर जवाब देना छोड़कर मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चर्चा कर जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जबकि वहीं बीजेपी शंकराचार्य का अपमान भी कर रही है, जो साफ तरीके से इनके दोहरेपन को दिखाने का काम करता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा साफ और स्पष्ट कर दिया इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी इन बातों के अलावा किसी और बात से सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अंकिता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही है कि इसको जो है सिटिंग जज की निगरानी में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच को डिक्लेयर करके बैठ गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अन्य वरिष्ठ नेता समय समय पर कह रहे हैं कि भाई आप किन पे जो है बिंदुओं पर ये जांच करेंगे, वो आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सुखवंत सिंह का अभी एक किसान का मामला, बीकेटीसी केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 42 धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के रोक पर विचार कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार व बीकेटीसी अध्यक्ष पर हमलावर है। लेकिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बीकेटीसी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया है और ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस लगातार अच्छे काम के खिलाफ रहती है। शादाब शम्स ने कहा कि अगर कोई मेरे कर्मकांड में दूसरा विद्र डाले तो यह धर्म का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ। शादाब शम्स ने कहा कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट बैंक हैं।
एक वर्ष पुराने वायरल ऑडियो प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह इस पूरे मामले का धमाकेदार खुलासा करेंगे। ठुकराल ने आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उनका सुरक्षा गनर हटा लिया गया है और आज सुबह सुरक्षा गनर को रुद्रपुर पुलिस लाइन वापस बुला लिया गया। कांग्रेस की पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ रुद्रपुर कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन किया था। धरना 1 साल पहले वायरल हुए कथित ऑडियो को लेकर किया गया था, जिसमें आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग का आरोप है। प्रदर्शन की सूचना पर रुद्रपुर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लोहाहाट के क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासन एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें, तभी शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आम नागरिक प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह महसूस करें। बैठक में जिलाधिकारी के पहुंचने पर सदन ने तालियों के साथ स्वागत किया। जनप्रतिनिधियों ने उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम जनता स्वयं को प्रशासन के अधिक करीब महसूस कर रही है। बैठक की शुरुआत बीडीओ KS रावत द्वारा पिछली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से हुई। अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख महेंद्र ढेंक ने की। लगभग 4 घंटे चली बैठक में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध, जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्रों में तारबाड़, NCDC योजना के तहत दुधारू गाय उपलब्ध कराने, कृषि यंत्र निर्माण, नर्सरी स्थापना और विद्यालयों के निरीक्षण जैसे प्रस्ताव रखे गए। जिलाधिकारी ने गांव के सार्वजनिक स्थलों व विद्यालयों में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए तथा बताया कि जिले को आपदा व अन्य मदों में 153 करोड़ रुपए की सहायता मिलने की संभावनाएं हैं। जल निगम व जल संस्थान को यूजर चार्ज के माध्यम से योजनाओं के रखरखाव और स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्य कृषि अधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री डिजिटलाइजेशन को PM किसान योजना के लिए अनिवार्य बताया। वहीं कृत्रिम गर्भाधान में अवैध वसूली की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए गए। CMO डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार किया जा रहा है और लोहाहाट उप जिला अस्पताल में नई OT बनाई जा रही है। आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि लोहाहाट आयुर्वेदिक अस्पताल में अब 4 सूत्र पद्धति से ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत बैठकों की कार्यवृत्त सभागार पोर्टल पर अपलोड करने, भूजल प्रबंधन और नाबार्ड सहयोग से ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। परिवहन विभाग ने नियमों के पालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए अपने ही विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान काटा है। मामला गाड़ी के कागजात और टैक्स से जुड़ा है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी ने टैक्स जमा न होने की जानकारी सामने आने पर संबंधित वाहन का चालान किया था। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही सभी विभागों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अपने अपने विभागों में चल रही सभी गाड़ियों के कागजात समय पर जांच किए जाएं, अन्यथा नियमानुसार चालान की कार्यवाही की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने यह भी बताया कि इस तरह के मामलों में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन भी होता है। कई बार यह भी देखने को आता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगाकर वाहन का वैवाहिक उपयोग किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे नियमों और कानूनों का पूरी तरह पालन करें, क्योंकि नियम सभी के लिए समान है। दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ा अभियान चलाया है। बिजली विभाग की देहरादून विजिलेंस टीम हल्द्वानी के अधिकारियों के साथ साथ गदरपुर और दिनेशपुर विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस अचानक हुई कार्यवाही से बिजली उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। टीम ने दिनेशपुर नगर के बाद गूलर भोज क्षेत्र में भी छापे मारते हुए कई लोगों की बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। कार्यवाही के दौरान कई अवैध कनेक्शन काटे गए। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ शाम तक मुकदमा दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अल्मोड़ा फायर सर्विस टीम ने रानीखेत में घोटाले होटलों का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण किया। टीम ने होटल स्टोनवुड, पार्वती रिट्रीट और वुडसवला होटल की अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की और स्टाफ को अग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही होटल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार यह पश्चिमी विक्षोभ अब राज्य से आगे बढ़ चुका है। हालांकि उत्तरी जिलों में अभी भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के अनुसार मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक प्रदेश में कई इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली। राज्य के 2500 से 250 से 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय था, अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके अवशेष प्रभाव के चलते उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, साथ ही उनसे जुड़े बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भी कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यह सिलसिला धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी चेतावनी जारी की है। डॉक्टर तोमर के अनुसार 30 और 31 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय होगा। इसका असर 31 जनवरी की रात से दिखना शुरू हो जाएगा। 1 और 2 फरवरी को इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा और इस दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि बुधवार को तेज धूप खिलने के बाद मौसम में सुधार देखने को मिला और मौसम विभाग के अनुसार बादल कम होने के कारण दिन में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो अभी पश्चिम विक्षोभ चल रहा था, तो उसने कल जो है और आज सुबह तक जो है काफ़ी जो है रेनफॉल और स्नोफॉल दिया है काफ़ी एरिया में, और बर्फबारी ज़्यादातर ऊपर, जैसे हमने बताया था, ज़्यादातर 2500 मीटर और 2800 मीटर से ऊपर वाले हाइट वाले एरिया में हमको मिली है। तो अभी ये सिस्टम तो ऑलमोस्ट निकल गया है, लेकिन उत्तर के जो हमारे जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उससे लगे हुए बाकी बागेश्वर या रुद्रप्रयाग के कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी भी ये जो है कुछ क्लाउडिंग देखी जा सकती है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।